मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारे शो में हमें ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने। आप उनको देखते ही रहते हैं डिफरेंट पाकिस्तानी चैनल्स पे भी और जो है इंडियन चैनल्स पे भी। हम उनसे भी बात करेंगे और जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं, जो हमने कुछ देर पहले हमने एक ट्वीट भी किया था, मैंने तो आपने देखे होंगे, वो मैं भी दोबारा भी बता दूंगी। लेकिन हम उसके साथ ही हमें जी ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफजई ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज जी हम बात करेंगे ज़रा हाफिज़ सईद की, मसूद अज़हर की, दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे। अपने यहाँ के जो हमारे अपने इश्यूज़ हैं जिस पे बहुत दफ़ा हमें दूसरी जगह जाके बात भी करनी पड़ती है लेकिन हम खुद नहीं करते, उस पर हम बात करेंगे। रिलीजियस पार्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा थ्रेट्स, डिक्टेटरशिप और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, इसके ऊपर हम आज कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करें। जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं कमर चीमा साहब आपकी तरफ चलती हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे सर ये बताइए कि हम हर चीज़ के ऊपर यूनाइटेड नेशन का नारा लगाते हैं, कुछ हो जाए, चाहे कश्मीर का इशू हो या कुछ अफगानिस्तान से हमारी बातचीत हो, हम कहते हैं कि जी यूनाइटेड नेशन के पास जाते हैं, वहाँ से कोई हल निकलवाते हैं, या यूनाइटेड नेशन से में हम शिकायतें करते हैं जाके, जो भी करते हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन को इतना ही मानते हैं तो हम उसकी इस बात को क्यों नहीं मानते कि उन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। उनको हमने बड़े शान और शौकत से पाकिस्तान में रखा हुआ भी है, हम उन्हें हर तरह की प्रोटेक्शन भी देते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो वो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम बदल बदल कर वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेते हैं। हर दफ़ा कहा जाता है जी कालेदम करार दे दी जाती है, उनकी बैन कर दी जाती है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो किसी और नाम से आ जाते हैं। सबको पता होता है ये वही लोग हैं। उसके ऊपर हम क्यों काम नहीं करते, किस बात का डर है हमें? देखिए, मैं नहीं समझता कोई डर है। देखिए, जो पाकिस्तान ने करना था, हाफिज सईद अभी भी जेल में है, हाफिज सईद पे केस चल रहे हैं। और इसके अलावा मुझे बताया ना, आप क्या चाहते हैं कि क्या हाफिज सईद को किसी चौक में लटका दिया जाए? देखिए, लॉ हैज टू टेक इट्स ड्यू कोर्स। वो हम एक मुहावरा है ना जी, कि द व्हील्स ऑफ द जस्टिस ग्राइंड बट दे ग्राइंड स्लोली। और दूसरी बात यह है कि क्या हमने इंडिया को देख के एहतसाब करना है, या हमारा अपना एक जस्टिस सिस्टम है जो हमने देखना है? मतलब ये तो कोई बात ना हुई जी कि हम जी कहें जी यूएन रेजोल्यूशंस हैं। आपको नहीं पता कि यूएन रेजोल्यूशंस जो हैं, देखिए आपकी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट 80s 90s पे जाएंगे, वहां उस वक्त आपकी स्टेट ने इस सारे प्रोसेस को लेजिटिमेट करार दिया था। और जो लोग वहां पे जो कश्मीर, देखिए मुझे बताएं, जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, क्या मतलब आप इमेजिन करें कि क्या जहां पे आज वहां पे जो गन्स उठाई हुई हैं उन्होंने, क्या वो लेजिटिमेट नहीं है? आप क्या समझती हैं, जो इस वक्त ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन कश्मीरी लगे हुए हैं, क्या उन्होंने लेजिटिमेट गन्स नहीं उठाई हुई अगर वो लड़ते हैं इंडिया के साथ? तो भाई सारी बात है, वो कहते हैं हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया आपने और हमें हक है कि हम आम तरीके से भी अगर हमें जो उसको अगर छुड़ाना चाहे तो हम छुड़ा सकते हैं। 72 साल की स्ट्रगल है। अगर इनकी बात कर ली जाए, हाफिज सईद के ऊपर केसेस लगे हुए हैं, हाफिज सईद को सजा मिलेगी, और इससे ज्यादा क्या करना चाहिए हाफिज सईद को? और दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं नाम बदल बदल के आ जाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, हाफिज सईद एक बंदा है या उसके दो बंदे आगे, जो लखवी था। अब दूसरे जो लोग हैं, क्या हर बंदे को उसी तरह लटकाना चाहिए? क्या तालिबान को मेन स्ट्रीम नहीं किया अफगानिस्तान में? ये वही तालिबान है जो अफगानिस्तान में अफगानियों को भी मारते रहे और अमरीकियों को भी मारते रहे। जब ज़ुल्म खलीलजाद मुआहदा कर रहे थे दोहा में, तो उनको पता नहीं था कि ये हमारे फौजियों के कातिल है। लेकिन ये ये लेकिन ये जो इंडिया चीज है ना कि मेन डिक्लेयर किया, स्ट्रीमिंग। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है टेररिस्ट। और दूसरी तो बात मुझे ये वहां से ऑपरेट तो कर रहे हैं, किस किस्म का के जेल में है कि वहां से सब कुछ चल रहा है उनका, आपको भी मालूम है। चीमा साहब आप मुझे ये बताएं, जानते आरजू मुझे ये बताएं कि जो तालिबान है, उन्हें किसने दहशतगर्द करार दिया था? अमेरिका और यूएन ने, और खुद ही वहां से निकाला है। देखिए ये क्या बात हुई? वो डेफिनेशन क्या है दहशतगर्दी की? वन मैन टेररिज्म इज अनदर मैन फ्रीडम फाइटर। ये तो कोई बात ना हुई जनाब। अगर वो करें, वो डायलॉग कर ले,
साउथ अफ्रीका में भी डायलॉग हो जाता है, फार्क रेबल्स कोलंबिया में भी डायलॉग कर लेते हैं, आयरलैंड में भी डायलॉग कर लेते हैं, अफगानिस्तान में भी कर मेन स्ट्रीम हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने कश्मीर में जिहाद किया उनको मेन स्ट्रीम क्यों ना किया जाए? देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, जरा इस बात को अपने ऑडियंस के लिए समझिएगा। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर कोई बंदा गन्स ड्रॉप कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन को एम्ब्रेस कर ले और पॉलिटिकल पार्टी बनाए, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराए, अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो दे के इलेक्शन लड़े, लोग उसको वोट डालें तो वो हुकूमत में आ जाए, यही फॉर्मूला है ना जी। तो अगर कोई बंदा गन्स नहीं ड्रॉप कर दिए, उसने वायलेंस को छोड़ा, तो वो उसको क्यों ना हक मिले? तो ये हाफिज सईद के लिए क्यों नहीं? हाफिज सईद क्या जो इस वक्त गुलबदीन हिकमत यार अफगानिस्तान में जिसे बुचर ऑफ काबुल कहा जाता था, वो अफगान हुकूमत में बैठे हुए हैं, पिछली हुकूमत में थे वो। सो मेरा ख्याल है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना ड्यू कोर्स ले रही है, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जिसको सवाल आपको करना चाहिए था और जो लोगों को समझनी चाहिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है नॉन स्टेट एक्टर के ऊपर, वो अनक्लियर है। अगर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ठीक हो जाए तो सारा मसला ठीक हो जाएगा। जी फखर, आपने बात सुनी चीमा साहब की, आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? नहीं, चीमा साहब ने बात की कि मतलब पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी आती है, तालिबान की भी इन्होंने बात की, और हमारे यहाँ जो हाफिज सईद और मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर है, उनकी एक मतलब मैं कहूँगा कि एक 20-25 या 30 या 40 साल की हिस्ट्री है, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत सारे इनके मदरसे थे जहाँ पे लास्ट ईयर बकौल इंडिया के हमने ईयर स्ट्राइक की थी, वहां पे वो मदरसा, इनको पता होगा कि उस मदरसे में बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, हमारी पॉलिसी थी। और यकीनन इन्होंने आमिर राना साहब की बुक द मिलिटेंट्स बिल्कुल पढ़ी होगी, आई होप सो कि चीमा साहब ने पढ़ी होगी। उसमें मतलब ये चीज को बड़ी पढ़ाई है ये बुक, बिल्कुल पेज 36 के ऊपर इसका जिक्र आया हुआ है उस मदरसे का। वैसे ही क्योंकि मैं अभी 2 दफा मैंने ये बुक पढ़ी और मुझे बड़ी अच्छी भी लगी, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर। तो ये चीजें हैं, लेकिन स्टेट जो पॉलिसी होती है उसमें क्लैरिटी जरूरी है। जिस तरह अभी टीएलपी 2 साल पहले या 3 साल पहले 2017 में यहाँ वो लोग बैठ गए थे फैजाबाद में, उसको बैक कौन कर रहा था? सबसे बड़ा इशू ये है कि इनको एज ए थ्रेट यूज भी किया जाता है। कौन यूज करता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट इनको यूज करती है। वो यूजेज जो है ना वो गलत है। मैं कहता हूं कि अगर वो मेन स्ट्रीम में नहीं थे आज से 20 साल या 30 साल पहले, या उन्होंने जो कुछ भी किया, अगर वो आज मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जिस तरह चीमा साहब ने जिक्र किया अफगान तालिबान का, अफगान तालिबान में सिर्फ मतलब वो तो नहीं थे, रशीद दोस्तम और कहां के लोग, इन लोगों ने कितने अफगानियों को मारा, मतलब 30-40 साल इन्होंने जंग लड़ी, लेकिन आज एक टेबल पर अमेरिका के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ ये क्लैरिटी क्यों नहीं आती? एक डर, एक खौफ बहरहाल मौजूद है। जब टीएलपी का यहाँ पे धरना हुआ था तो टीएलपी का मुतालबा क्या था? जी ये फलाने गुस्ताखी की, फलाने ये किया, फलाने जो आईन में हमारी मतलब चेंजेस की अहमदिया के खिलाफ, इस तरीके से बात की। जाहिद हामिद साहब के साथ किया, और फिर एहसन इकबाल साहब के साथ किया, एहसन इकबाल साहब को गोली मारी गई। ये क्यों? ये चीजें इसलिए है कि ये लोगों के अंदर एक पावर इनको दी गई है, एक पीछे से इनको जिसे कहते हैं बैकअप, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बैकअप इनको मिलता है, तो ये इस तरीके से करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे हमारे रिलीजियस लोग इस तरह के होंगे, बिल्कुल भी नहीं, बहुत टॉप के लोग मौजूद है। डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने 600 पेजेस से ज्यादा की बुक लिखी है टेररिज्म के ऊपर, फिर उनको धमकियां दी जाने लगी कि आपने मतलब टेररिज्म को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप किसी इंसान को मारते हैं ये टेररिज्म है, उन्होंने उसको लिखा। ठीक है, अफगान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान ने उसको वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। वो भी तो एक इस्लामिक स्कॉलर है, बेशक उनकी बहुत सारी चीजों से हमें इख्तिलाफ सही। इस तरह के और भी बड़े सारे लोग हमारे मुल्क में मौजूद है जो एक सही बात करते हैं, लेकिन वो लोग हैं जिनके पीछे किसी की बैकअप नहीं है, किसी कोई बैक उसको नहीं करता। बैक किनको किया जाता है? जो आज आपके मतलब आके और यहाँ चौकों को बंद कर देते हैं, दूसरे वो लोग हैं, दूसरा वो तबका है जो आपके बाकायदा स्टेट और रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करता है आके। वो कहते हैं भाई हमने तो मस्जिदें खोलनी है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि यार मस्जिदें नहीं खोलनी बिकॉज ऑफ द कोविड-19, मतलब उसमें किसी का वो कोई नहीं था। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, 90% यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, कौन बंद करेगा उसको? लेकिन उन्होंने क्या कहा? कहते यहूद की साजिश। ये इस चीज से जब तक हम नहीं निकलेंगे, इस ड्रामे से हम नहीं निकलेंगे कि यहूद की साजिश, हनूद की साजिश, फलाह की साजिश, अमेरिका की साजिश, इसराइल की साजिश,
मैं ये नहीं कहता कि वो लोग नहीं करते कुछ, बिलियन ऑफ डॉलर्स वो लगाते हैं इन चीजों के ऊपर, लेकिन हमें खुद भी तो कुछ अक्ल होनी चाहिए यार। मतलब थोड़ा सा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हमें अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहिए हर सतह पे। हम कहते हैं ना कि हम एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, अगर एजुकेशन हम ये चेंजेस अगर सोसाइटी के अंदर हम नहीं लेके आ सकते कि सही को सही रखें और गलत को गलत रखें, अगर जो चीजें हमने गलत कर ली उसको मतलब जिसे कहते हैं वाइप अप करके नया एक मतलब स्टेप लेके शुरू कर लें, हम नहीं करते। वो हमारे पश्तों में कहा जाता है ना कि मतलब भूसे के अंदर से पानी हम लेके जा रहे होते हैं। ये 72 सालों से हम ये चीज कर रहे हैं। क्लैरिटी जब तक नहीं लेके आएंगे, यकीन करें ना हमारे यहाँ से टेररिज्म खत्म हो सकती है, और टेररिज्म से ज्यादा डेंजरस जो चीज है वो एक्सट्रीमिज्म है। बिल्कुल। जी चीमा साहब, अब जैसे एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है तो वो आप क्या समझते हैं कि ये ज़ियाउल हक के ज़माने से शुरू हुआ है, जब इन्होंने अफगानिस्तान से महाजरीन को यहाँ पे लाए, या उन्होंने अचानक से उनका एक अलग ही एक वो जो कहते हैं ना एक मुल्ला का इस्लाम, अल्लाह का इस्लाम के बजाय वो मुल्ला का इस्लाम लेकर आए थे कि वो रात को सोते से भी अगर कोई उठ रहा है तो उसने सर पे दुपट्टा लिया होता था। ड्रामों में पीटीवी के ड्रामे जो होते थे वो इस तरह से थे। एक और एक अजीब सा मतलब एक माहौल क्रिएट किया था जो कि जिससे हम आज तक नहीं निकल पाए। सलमान तासीर साहब की मिसाल हमारे सामने है कि किस तरह से उनको बीच सड़क पे मार दिया गया और जिसने मारा उसका भी मजार बना दिया गया। उसमें से हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाए, उल्टा अंदर ही धंसते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, आपने बहुत सारे टॉपिक्स को इकट्ठा कर दिया है। आप हाफिज सईद से अगर आ जाएंगी, टीएलपी पे आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल इंटायरली एक और चीज है। ठीक है, अगर ये जो से हाफिज सईद इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि मजहबी जुनूनियत तो उधर से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स हमने बहुत दफा सुनी है। देखें, मेरी बात सुने, इसको थोड़ा सा अलहदा रखें। मिसाल के तौर पे हाफिज सईद के लोग कभी भी देखें, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के सपोर्टर हूं, लेकिन क्लैरिटी होना बड़ी जरूरी है। क्या हाफिज सईद की जमात ने कभी पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म फैलाई है? हालांकि वो ऑलमोस्ट अहले-हदीस हैं सारे वो, ठीक है जी, लेकिन क्या उन्होंने कभी सेक्टेरियनिज्म फैलाई है? क्या उन्होंने कभी किसी को काफिर काफिर कहा है? ये जो चीजें, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये अस वर्सेस देम किस तरह किया है? हाफिज सईद की जमात का एक एजेंडा था कि वो जिहाद कर रहे थे कश्मीर में, सिंपल सी बात है। और उस वक्त स्टेट का ऑपरेटर सारा मौजूद था और वो सारा कर रहे थे। वो स्टेट ने बैक कर लिया, वो भी बैक हो गए, वो अपनी फिलंथ्रॉपी कर रहे हैं। अभी वो आराम से बैठे हुए हैं, ना वो शिया को काफिर कहते हैं, ना वो सुन्नी से बात करते हैं, ना वो देवबंदी से बात करते हैं। एक बार अब अगर आप टीएलपी पे आ जाएं, यहां वो जो था जिसने सलमान तसीर साहब को कत्ल किया, देखिए मेरी बात सुने, ये शिद्दत पसंदी, डायलॉग का ना होना, डिस्कशन ना करना, आर्गुमेंटेटिवली किसी को इंगेज ना करना, ये मेरा ख्याल ये है कि ये हमारे सोसाइटी के अंदर या दुनिया की किसी भी सोसाइटी के अंदर ये चीज है। आज अमेरिका में दुनिया की सबसे सिविलाइज सोसाइटी समझी जाती है, 400 साल की जमहूरियत है। आपको लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं जो वो कर रहे हैं उधर, जो उधर हो रहा है? वो क्या लगता है, आप अगर लेट से ये पाकिस्तान में हो रहा होता तो उसको दुनिया का मीडिया कैसे कवर करता, या ये कहीं अफगानिस्तान में हो रहा नहीं है कि दुनिया में रहना कैसे है? और अभी देख लें कि उनकी अपना जो एक्सप्रेशन है वो, ये एक्सट्रीमिज्म किसे कहते हैं? एक पुलिस वाले ने, एक्सट्रीमिज्म होती क्या है? मजहबी एक्सट्रीमिज्म तो ठीक है, आप कह लें जी कि आपने किसी की बात नहीं सुनी ना, आपने, हमारे मुल्क में भी मजहबी एक्सट्रीमिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये ओवरऑल सोसाइटीज का इशू है। हमारे यहाँ मजहबी एक्सट्रीमिज्म है, वहां पे अमेरिका में रेशियल एक्सट्रीमिज्म है, वहां पे वो जो सिविल लिबर्टीज की आज भी, मार्टिन लूथर किंग जो है वो मर गया, कत्ल हो गया। अमेरिकी सदर जो है वो ट्रम्प, ओबामा 8 साल हुकूमत की लेकिन वो नहीं कर सका। सो इसको, ये एक्सट्रीमिज्म को सिर्फ मजहब से ना लिंक करें। अगर आप इसको मजहब से लिंक कर देंगे तो सारी ये तो बात ही खत्म हो जाएगी। आप तो फिर वो स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं मजहब को। एक्सट्रीमिज्म जो है ये मजहब में भी है, ये कौमियत में भी है, ये नेशनैलिटी में भी है, नेशनलिज्म में भी, ये हर चीज में पाई जाती है। लेकिन मजहब की एक्सट्रीमिज्म को हाईलाइट किया जाता है। मुझे बताएं, अगर एक्सट्रीमिज्म यही है कि आपने एक गवर्नर को मार दिया,
मुझे ये बताएं, 10,000 मुसलमान, जान तो गवर्नर की हो या मुसलमान की हो, 10,000 लोगों को जो मारा गया उधर, सॉरी 2,000 लोगों को मारा गया था गुजरात, जो दंगे हुए थे, वो क्या है? हिंदू मजहब को एक्सट्रीमिस्ट कहना है या मोदी को एक्सट्रीमिस्ट कहना है? किस मजहब की बुनियाद पर कत्ल किए गए थे? नेशनैलिटी की बुनियाद पर कत्ल नहीं किए गए थे वो। क्या इंडिया के अंदर जो कत्ल होते हैं मुसलमान, ये जो भी ट्रंप आया था, ट्रंप के आने पे वो जो मुसलमानों के साथ हुआ, वो किस बेस पे हुआ था? वो क्या ये जो मुसलमान है वो इंडियन ओशन से उठ के आए हैं इंडिया में, इंडिया के रहने वाले हैं, सिर्फ मजहब के नाम से उनको देखा जाता है? क्या मोदी साहब नहीं मजहब के नाम पे कर रहे? तो क्या पाकिस्तान ही इस मामले में प्रॉब्लमैटिक है? नहीं, रेशियल एक्सट्रीमिज्म भी है, मजहबी एक्सट्रीमिज्म। मैं समझता हूं दुनिया ने कभी भी इस्लाम के अलावा, देखिए ये होता है, इसके अंदर नैरेटिव कंस्ट्रक्शन करना होता है, डिस्कोर्स डेवलप करना है। जितना लिटरेचर लिखा जाएगा, जितनी बातें लिखी जाएंगी, जो पढ़ाया जाएगा, मैं भी कई साल डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में पढ़ाता रहा हूं यूनिवर्सिटी में, हमने देखा है लिटरेचर ही ऐसा आता है, ठीक है जी, और वो लिटरेचर हमें कहता है लेबल ही ऐसे करता है। अगर रिटर्न में जो इंडिया में हो रहा है, क्या वहां पे इतनी बड़ी जमहूरियत, क्या वहां मजहब के नाम पे कत्ल नहीं होते हैं? पाकिस्तान में भी होते हैं। सो इसको अक्रॉस द बोर्ड एक्सट्रीमिज्म को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसी एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं और फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं, जो खतरनाक है। मेरा ख्याल है जो आपका सवाल था, हमें डायलॉग की तरफ रहना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, दूसरों के लिए स्पेस पैदा करनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले ये रमजान में वो आजकल वो बहुत सारे उलमा आपस में उलझ जाते हैं, एक दूसरे को कुछ कह रहा होता है, कुछ कह रहा होता है। हालांकि देखना तो ये भाई कि तुम अपना अच्छा मौकफ लेके, वो उतना अच्छा मौकफ लेके आए। तो ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, बहुत कुछ लंबी कहानी है, लेकिन ये एक्सट्रीमिज्म हर तरफ है। जी फखर, इन्होंने बात की, बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म दुनिया में कहीं पर भी है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से मतलब हमने सेक्टेरियन वायलेंस हमारे यहाँ बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत। और इसको इन्होंने चीमा साहब ने बात की कि उसको शायद पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज किया जाता। हम ये नहीं कहते कभी भी, मैंने ताहिर अल कादरी साहब की बात की, ताहिर अल कादरी साहब भी वही पाकिस्तानी है, वही मुसलमान है जो बाकी दूसरे, बल्कि एक अच्छे मुसलमान मैं कहूंगा कि शायद बेहतर मुसलमान होंगे वो, जो चीजें इस्लाम ने हमें बताई है शायद उस पर वो अमल करते हो, या फिर और कुछ लोग होंगे। हम उस तरह नहीं है, हम उस तरह के मुसलमान नहीं है जो हमें बताया जाता हम उसके ऊपर अमल नहीं करते या नहीं कर सकते या जो भी है। तो एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट, मेरा मतलब सिर्फ ये उसको रिलीजन के साथ इस तरह नहीं जोड़ना। रिलीजन को वो बीच में इसलिए लेके आते हैं कि रिलीजन को एज ए क्वेश्चन वो लोग यूज करते हैं। आप अगर हम लाल मस्जिद को लेते हैं, लाल मस्जिद के ऊपर आज भी बात होती है कि लाल मस्जिद के ऊपर मस्जिद के अंदर लोगों को मारा गया। ये बात होती है 2007 में मुशर्रफ ने किया, गलत किया, ऑपरेशन गलत हुआ इस्लामाबाद के अंदर कि अगर आपके आईएसआई का हेडक्वार्टर से जो है मेरे ख्याल में हार्डली हाफ एक किलोमीटर के फासले पे होगा, मेन आपकी पार्लियामेंट वहां बिल्कुल करीब है। क्या आपको पता नहीं चल रहा होता कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है? इस्लामाबाद के अंदर की बात कर रहा हूँ, न तो ये तोरा बोरा में था, न ये वाना में था, न ये जो है वो साउथ वजीरिस्तान या किसी और अफगानिस्तान बॉर्डर में था कि यार बहुत दूर पार इलाका, आपकी एक्सेस नहीं थी वहां पर। तो ये चीजें बाकायदा इंजेक्ट की जाती है, जिसकी वजह से नुकसान एट द एंड हमारे रिलीजन का होता है। इस्लाम को लोग अगर मतलब इस्लाम मतलब बहैसियत मजहब जो है, इस्लाम इज अ बेस्ट रिलीजन। पीस वो भी कहता है, पीस हिंदुइज्म की बात भी पीस की बात करते हैं, जितने भी रिलीजन है वो पीस की बात करते हैं, लेकिन हम उसको यूज किस तरह करते हैं, मसला ये है। मेरा अब भी वही पॉइंट है कि हमें इस चीज में से निकलना है, हमें इस चीज को कंट्रोल करना है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? यही मतलब जो 72 साल से हम लोग फंसे हुए, बल्कि मैं कहूंगा कि पिछले 30 या 40 साल से फंसे हुए। शुरू का जो पाकिस्तान था पहले 30 या 40 साल वो शायद बेहतर गुजरे, उसमें ये चीज नहीं थी। हमारे मुल्क में यहूदी भी थे, बाकी सारी कम्युनिटीज भी रहती थी, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब वो चीज से अभी कुछ अरसा पहले एक लड़का बैठा हुआ था यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के पास, कहते जी मैं पता नहीं क्या यहूदी होना चाहता हूँ या हूँ, या कुछ इस तरह की बात थी। तो लोगों ने नहीं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठा हुआ था, उसने कोई फ्लैग लगाया था इजराइल का और इस तरह। तो एक वो कोई पता नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ, कोई मतलब है कि लड़का, वो कहते हैं कि पता नहीं कोई एक्टिविस्ट है, मुझे नहीं पता, कहते वो आया, उसका वो टेंट वगैरह गिरा गुरु के, वो निकल गया, और लोग उसको शाबाशियां दे रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, जैसे आपने बैतुल मुकद्दस को आजाद करवा दिया हो। मतलब इस तरह का बड़ा कारनामा, या एक अकलौते आदमी के सामने।
ये मेंटेलिटी खत्म होनी चाहिए। एक्सट्रीमिज्म ये है, और इसको क्यों लोग रिलीजन के साथ इसको जोड़ते हैं। अगर रिलीजन बीच में से निकल जाएगा कौन सुनेगा? सबकी दुकानें खत्म हो जाएंगी, सबकी दुकानें बंद होंगी। बेशक हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बीच में जो है वो तड़का लगाती है रिलीजन का। उनको पता है अगर ज़िया-उल हक अगर इस्लाम ना करता तो 11 साल हुकूमत कैसे करता वो। ये है मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, कोई किस तरीके से इस्तेमाल करता है, कोई किस तरीके से इस्तेमाल करता है, लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान मुल्क का, उस सोसाइटी का, और वहां के जो आम रहने वाले लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। अब भी वही चीज चल रही। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, जैसे आप कह रहे थे कि आप इंडिया की बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो है वो गुजरात में जो हुआ या मुसलमानों के साथ जो भी हुआ रिसेंटली, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम अभी अपने यहाँ की बात तो करें ना, हमें दूसरे तो उन्हें भी हम ज़्यादा नज़र आते हैं, अपना आप नज़र नहीं आता। इसी तरह से हमें भी दूसरे नज़र आते हैं, हम भी खुद को नहीं देखते कि हमारे यहाँ क्या क्या गलत हो रहा है। कितने दिनों से जो है वो बात हो रही होती है कि जी सिंध में माइनॉरिटी जो है, जो हिंदू बच्चियां हैं, उनको उठा के लेके जा रहे हैं। हमारे किसने बात की है? कौन गया है जिसने वो मसला हल करने की कोशिश की हो? हर दफा हम ये कह के जान छुड़ा लेते हैं कि जी हो सकता है अपनी मर्जी से चली गई हो, खुद ही इस्लाम से इम्प्रेस हो गई हो। इसी तरह की हम बात करते हैं, और यही चीज हम जब हमारे यहाँ जो है वो शिद्दत पसंदीदा की बात होती है तो उस पर भी हम यही कहते हैं कि जी कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है, हमारे यहाँ तो हर कोई आज़ाद है। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में हमारे यहाँ हर कोई आज़ाद है? हमारे यहाँ जो है कोई इस तरह का प्रेशर नहीं है? वरना इलेक्शंस के ज़माने में भी जो है वो ये जो होते हैं रिलीजियस पार्टीज होती हैं, उनका काफ़ी जोर होता है, उनके वोट्स को काफ़ी माना जाता है, और उनको वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेते हैं। जबकि कहना चाहिए तो जैसे फौज का काम बॉर्डर पे रहना है, इसी तरह से इनका काम भी सिर्फ उधर तक ही होना चाहिए जहाँ पे ये लोगों को कुरान पढ़ा रहे हो या जो भी रिलीजियस बात कर रहे हो। उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रिलीजियस पार्टीज का क्या रोल है? देखिए, आप किसी से कोई बुनियादी हक कैसे छीन सकते हैं कि आप मजहब जो है उसका इस्तेमाल ना करें, या इलेक्शन ना लड़ें, या वो पॉलिटिक्स ना करें? क्या ये बुनियादी हक मजहब, देखें, कुरान पढ़ना पढ़ाना, उसकी तालीम रखना, हदीस का पढ़ना समझना ठीक है, उसका कारोबार है, काम करता है, लेकिन उसका क्या जो बुनियादी हक वोट डालना है, वोट लेना नहीं है? ये आपको किसने हक दिया है कि उससे छीने हक ये वाला? मैं हक नहीं छीन रही, लेकिन नहीं, आपने कहा ना, देखिए आपने भी बात की है ना कि आपने कहा है कि वो तो उनको तो उधर नहीं रहना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, हम ये भी एक ट्रेंड अच्छा नहीं है। ये भी तो हम किसी को, आप उसको सुजेस्टिवली बैर कर रही हैं, आप सुजेस्ट कर रही हैं कि इसको तुम्हारा तो काम ही नहीं है इधर आना। तुम तो, आप ये जो कैटेगराइजेशन है कारोबारों की, हम कैटेगराइजेशन कर रही है। अच्छा, शुगर मिल वाला जिसकी शुगर है वो बिजनेस को, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वो भी कर सकता है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी? जी जी जी, आप बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि शुगर इंडस्ट्री वाला मुल्क के अरबों लूट ले और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करे, लेकिन जो मजहब में बैठा है उसको क्यों बुनियादी हक नहीं है कि वो वोट नहीं, वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता? ले सकता है, उसको लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ जितनी तगड़ी ऑपोजिशन हो उतना ही अच्छा होता है, वो भले किसी तबका फिक्र क्यों ना हो, वो ईसाई हो, माइनॉरिटी हो, हिंदू हो, जहां जहां का जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये एलिमेंट है कि आप किसी को ये ना कहें कि आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर रहे, उनको पॉलिटिक्स करने दें। हाँ, उनका आगे मजहबी एंगल है, मजहबी, मुझे ये बताएं, ये जो मजहबी जमातें हैं जैसे जमात इस्लामी होगी, JUIF होगी, जो इलेक्शन पे यकीन रखते हैं, क्या ये लोगों को ये नहीं कहते वोट डालें हमें हम, तो बाकी जमातें भी तो यही कहती हैं वोट डालें हम पार्लियामेंट में जाएंगे? तो बुनियादी हक है उनका, वो कहना चाहिए उनको, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो ना आए। एक बात, दूसरा ये है कि जो आपने वो कन्वर्जन और जो, देखिए आपके लॉस मौजूद है, फेडरल में भी मौजूद है, प्रोविंशियल में भी मौजूद है। अब आपकी सोसाइटी इंटीग्रेटेड है, एक गांव मोहल्ले में सिंध में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, हो सकता है वहां पे अहमदी भी रहता हो, सिख भी रहता हो, कौन कौन है, सोसाइटी इंटीग्रेट है।
जहां सोसाइटी इंटीग्रेट है, तो वहां पे जो सोसाइटी, जो लोगों के इंटरेक्शन भी होते हैं। तो आपको नहीं पता कि क्या पाकिस्तानी जब इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहां कई दफा शादियां करते हैं तो वो लड़कियां मुसलमान हो जाती हैं। भाई हर बंदे का कल्चर का हिसाब होता है। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड में जाके शादियां की, खवातीन जो मुसलमान हो गई, वहां तो कोई बात नहीं करता। सिंध में अगर कोई बात कर रहा है, अगर लड़की ने किसी मुसलमान से शादी कर ली, लो जी कन्वर्जन हो गई। भाई अमेरिका की कन्वर्जन नहीं है और सिंध की कन्वर्जन है। ये इंटीग्रेटेड सोसाइटीज में ऐसे होता है। और हाँ, अगर ये बात की जाती है कि मुसलमान से हिंदू क्यों नहीं होती, तो भाई उनसे पूछा जाए कि वो क्यों नहीं होते। अगर किसी बंदे का अपना ईमान मजबूत है और वो समझता है कि मैं मुसलमान हूं और मैं हक पे हूं, तो ठीक है। और कई ऐसे लोग भी हैं, वो हिंदू हिंदू रहता है, मुसलमान मुसलमान रहता है, मुसलमान मुसलमान रहता है, ईसाई ईसाई रहता है। सो ये जो ना लेबलिंग, ये लेबलिंग गलत है। ये ना, ये अगर करेंगे, और दूसरी ये है कि हमें जो तोपों के रुख है वो बाहर रखने चाहिए। सारा टाइम तोपों के रुख अंदर रखेंगे तो देखिए आपके मुल्क का जो बयानिया है वो भी कमजोर होता है। आप देखें दुनिया में जितने भी टेलीविजन हैं वो क्या कर रहे होते हैं। हम खुद टेलीविजन पे जाते हैं, जो इंटरनली क्या आपका कानून डिस्क्रिमिनेट करता है? क्या सिविल क्या क्या कोई ऐसा तबका है जो डिस्क्रिमिनेट करता है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अभी आ रही है, बीच में थोड़ा सा रुकी थी जी। देखिए, क्या पाकिस्तान का जो कानून है वो माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है? नहीं करता। वो कहता है कि जी आपको वो हक नहीं है जो हमें हक है। हाँ, मैं एक चीज कहता हूं, मेरी अपनी जाती राय है, सारे पाकिस्तानी हैं, कोई ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ये माइनॉरिटी होनी नहीं चाहिए। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि माइनॉरिटी किसी को करार देना, लेकिन क्योंकि आपका एक मुल्क इस्लामिक स्टेट है, उस वक्त की मेजॉरिटी ने यह फैसला कर लिया कि नहीं, हमने इसकी कैटेगराइजेशन ही ऐसे करनी है, तो वो देखिए वो जमहूरी अमल के जरिए हुए हैं। अब उसमें जमहूरियत आ गई है, जिस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं वही प्रोसेस ये समझता है कि नहीं, हमें इनको माइनॉरिटी समझना। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि शायद हमें माइनॉरिटी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर नेशनलिज्म देखी जाए तो सारे मुसलमान, सारे पाकिस्तानी बराबर, ये तो नहीं कि कोई एक पाकिस्तानी ज्यादा दूसरा। जी फखर, आपने बात सुनी कमर चीमा साहब की, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर मैं आपके पास जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि हमें अपनी गलतियों को खुद ही समझना पड़ेगा। ये मैं किसी और के कहने से या किसी और मुल्क के इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ जो हमने देखी, जो हमने नोटिस की, जो हमें लोगों ने कहा, यहाँ के पाकिस्तानी लोगों ने बताया कि उनके साथ ये मसाइल हो रहे हैं। कल परसों मैंने कुछ एक आध कोई सिख हैं जानने वाले, कुछ लोग, कुछ हिंदू हैं, आप भी जानते हैं उनके नाम, उनको मैंने कांटेक्ट किया और कहा कि जी आप लोग जाएं, आप लोग जाके चैनल्स पे बैठा करें, वहाँ बात किया करें, पता लगे कि हमारे यहाँ से भी लोग हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम तो खुद शिकायतें लगाते रहते हैं, हम क्या बोलेंगे जाके। तो मैंने कहा भाई कोई अच्छी बात भी तो हुई होगी ना आपके साथ। सिर्फ शिकायतें तो हर एक को होती हैं, हमें भी है, एज अ मुस्लिम हमें भी, हम यहाँ रहते हैं, हमें भी कई शिकायतें होंगी, लेकिन ये कि कुछ अच्छा भी होगा। तो हम खुद को कब सही करेंगे, या खुद की गलतियां कब मानेंगे, या हमने नहीं माननी? नहीं नहीं, चीमा साहब की एक दो छोटी सी बातों के ऊपर मैं थोड़ा सा अपना वो दे दूं, पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। इन्होंने कहा कि हमें एक तो ये इन्होंने मतलब बात की कन्वर्जन की, नो डाउट, बिल्कुल हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और मतलब मुख्तलिफ रिलीजन के लोग वो कन्वर्ट होके और वो मुसलमान होके उनसे शादियां कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। बात सिर्फ हो रही है कि बाय फोर्स उनको ना किया जाए, या जो अंडर एज लोग हैं जिसके लिए इस्लामिक आइडियोलॉजी सेंटर ने बाकायदा एक मतलब वहां पे उन्होंने कानून साजी की, डॉक्टर किबला याद साहब ने, कि यार अगर 18 साल से वो कम है तो उसको, अगर वो रिलीजन उनका चेंज होता है तो उनको हम सर्टिफाइड नहीं करेंगे। अब एक उन्होंने मतलब कानून पास किया कि बाकायदा उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि अगर कोई 18 साल का लड़का या लड़की है किसी भी रिलीजन से, अगर वो मुसलमान हुए, तो जब तक इस्लामिक आइडियोलॉजी सेंटर से उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो वो डिक्लेयर नहीं होंगे कि यार ये मतलब जो भी उन्होंने रिलीजन छोड़ा और जहां पे भी वो लोग आए। तो ये एक चीज हुई और एक अच्छी चीज है मेरे ख्याल में। बाय फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर खुद कोई भी रिलीजन अगर इख्तियार करना चाहता है तो वो करे।
किसी को मेरे ख्याल में उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और इन्होंने एक बात की कि जो पॉलिटिकल एक मतलब राइट है पार्टीज का, बिल्कुल मेन स्ट्रीम करें पार्टियों को। अवामी नेशनल पार्टी 1982 में बाकायदा अफगानिस्तान से उन्होंने ऐलान किया था कि हम आजाद अफगानिस्तान के लिए लड़ेंगे, लेकिन आज वही अवामी नेशनल पार्टी है, बंदियार वली खान साहब उनको लीड करते हैं और उनके लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। ठीक है, आज भी उनके थोड़े से मतलब हार्ड वो लाइनर हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहरहाल उसी पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो उसी कानून साजी का हिस्सा 18 अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं या कोई और जितनी भी हमारी लेजिस्लेशन हुई है पिछले मतलब 10 या 20 सालों में, तो उनका वो हिस्सा रहे और बहुत अच्छा रहा है, अच्छा लगता है ये। एक बात जो लास्ट वाली आपने मुझे की, मुझे थोड़े से जहन से, क्योंकि मैं पहले उस पर वो कर रहा था कि आपने लास्ट बिल्कुल एंड पे कौन सी वो चीज की थी, मुझसे पूछी थी। हाँ, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि जैसे चीमा साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि जी वही जो आप कह रहे थे कि जी वो बाहर कोई जाता तो कर लेते हैं, लेकिन ये कि एक खास तौर पे कोई फिगर नहीं कोई बाहर बता रहा था। अगर लोग अपनी मर्जी से शादियां कर रहे होते हैं तो यहाँ पे मेरे ख्याल है एज को 18 से ऊपर कर देना चाहिए। 20-25 साल की उम्र में अगर कोई चाहे तो वो अपना मजहब जो है चेंज कर सकता है, वरना नहीं बिल्कुल चेंज कर ले। दूसरी उन्होंने बात की मतलब इंटरनल मैटर्स को, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी मुल्क में मतलब कहीं पे भी कोई उनके इंटरनल मैटर्स, वो बेशक हिंदुस्तानी लोग भी, अगर आप लोग देखते रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं ना, बाकी मीडिया भी, CNN की इन्होंने रिपोर्टिंग की मतलब बात की कि उसको मीडिया नहीं उठा रहा, जो अभी जॉर्ज फ्लाइड साहब को मारा गया जो नेग्रो थे, तो उसके ऊपर जो चीज हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मीडिया उसको छोड़ रहा है, बल्कि 2 दिन पहले CNN के रिपोर्टर को पकड़ा भी गया था और बाद में छोड़ भी दिया गया, उसी एरिया से वो रिपोर्ट कर रहे थे। तो ये हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर कोई चीज पाकिस्तान में होगी वो मतलब दुनिया उसको हाईलाइट कर लेगी। हाँ, हो सकता है कि उसको ज्यादा फोकस करे पाकिस्तान, उनको शायद लगता है कि यार इनको इस तरीके से, क्योंकि हमारी आवाम सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज पे बिलीव करती है, छोटी सी चीज भी आ जाती है तो वायरल होना शुरू हो जाती है और लोग उसके ऊपर इस तरह का ओवर रिएक्ट करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। हमारे यहाँ मसला ये बातें सारे लोग अपने इंटरनल मैटर्स के ऊपर करते हैं और इंटरनल और बहुत ब्रॉड तरीके से करते हैं, शायद हम उस तरीके से नहीं कर सक रहे होते हैं। एक और बात जो थोड़ी सी मैं यहाँ पे करता चलूं, कुछ दिन पहले, बल्कि इसी रमजान में महीना पहले की बात है कि जो माइनॉरिटीज के हवाले से कुछ लॉज में था कि उनका कोई कमीशन बन रहा था, उसके अंदर अहमदिया को शामिल करने की बात थी। तो जो हमारे नूरुल हक कादरी साहब हैं, रिलीजियस अफेयर के हमारे मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते। वजह ये है कि आप, मैं इस बात को, मैं जितने भी हमारे अहमदिया के लोग, कादियानी, जो भी अपने लाहौरी ग्रुप, जो भी अपने आप को कहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन 1973, उसमें सिर्फ ये किसी मौलवी ने नहीं करवाया हुआ, उसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग बैठे हुए थे। भुट्टो साहब ने वो काम करवाया, उसमें वली खान साहब जैसे बंदे बैठे हुए थे, बलूचिस्तान से बहुत नामी गरामी पॉलिटिकल लोग बैठे हुए थे। तो उसमें मतलब ये कहना कि यार किसी एक मौलवी ने किया तो ये भी गलत है। उन्होंने उनको नॉन मुस्लिम, बाकायदा उनके साथ बहस हुई, 1 महीना तो हुआ। अगर वो माइनॉरिटीज में आप उसको कमीशन में उनको जगह देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप जैसे आप उनसे जिंदगी का हक ना छीने, जिस तरह भी चीमा साहब ने बात की कि अगर एक कोई रिलीजियस लोग हैं तो उनका हक है पॉलिटिक्स में आने का, इसी तरीके से ये हक उनको भी जाता है। मैं कहता हूं कि यही राइट हम उनको भी दे दें एज ए नॉन मुस्लिम, जिस तरह बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं वो हमारे सेनेटर्स भी बनते हैं, वो हमारे जो है वो दूसरे मतलब पार्लियामेंटेरियंस भी बनते हैं और भी जगहों पे आके बैठे होते हैं, सेम एज इट इज उनको ये राइट। तो ये चीज हमें थोड़ी सी तब्दील करने की जरूरत है। एक छोटा सा वाकया इसमें ऐड करता चलूं, अभी कुछ दिन पहले मैं मर्दान में था, तो मैंने कुछ मतलब एक ग्रोसरी स्टोर से कुछ चीजें मैं ले रहा था, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार शीजान का जूस मिल जाएगा? तो मुझे जवाब देने से पहले मुझे कहते अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा भाई क्या खैरियत? कहते यार ये तो कादियान की कंपनी है, इसकी प्रोडक्ट हम नहीं रखते। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा यार लोग तो इसको खरीदते, कहते नहीं हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं रखते। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पीछे फ्रीजर लगा हुआ था, उसमें मतलब नेस्ले की प्रोडक्ट, तो पेप्सी शेप्सी सारा पड़ा हुआ। तो मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट किनकी है? कहते मुझे तो नहीं पता। मैं कहा यार नेस्ले तो यहूदियों की कंपनी है, 150 साल से दुनिया में मतलब उनका बिजनेस है और तकरीबन पूरी दुनिया में उनकी प्रोडक्ट जाती है, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सब उनके प्रोडक्ट यूज करते। तो मैं कहा ये भी हटा दो। मैं कहा आपके शॉप में शायद इनकी 200 चीजें और पड़ी होंगी। तो वो चुप हो गया। असल बात यह कि हमें ये चीज, मैं कहता हूं कि बेशक जो नॉन मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम है, जो मुसलमान है अच्छा मुसलमान है, वो अपनी नमाजें पढ़े, हज करे, उम्रे करे, अच्छा इंसान भी साथ बने, अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान दोनों बने, दूसरों की जिंदगी को मतलब तंग ना करे। मेरा सिर्फ ये एक वो है।
बिल्कुल वही कमर चीमा साहब क्या समझते हैं आप? बिल्कुल हमें इंसान के तौर पे देखना चाहिए सबको, क्योंकि अगर इन्हें जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी काफिरों की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, शिजान नहीं पियेंगे, फैंटा नहीं लेंगे या पेप्सी नहीं यूज होगी, तो फिर तो मसाजिद में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो भी काफिरों ने बनाए हैं। जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स और मौलवी साहिबान अपने बयानात जारी करते हैं वो भी काफिरों के बनाए हुए हैं। जो इंटरनेट अभी हम स्काइप वगैरह यूज कर रहे हैं, हर चीज मतलब हर चीज ही तकरीबन मोबाइल समेत जिसमें ट्रैवल करते हैं जहाजों में, हर चीज काफिरों ने बनाई है। फिर तो इनको ऊंटों पे जाना चाहिए। अमेरिका जाएंगे जाहिर है तबलीग करने, तो ऊंटों पे जाएंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा ना। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कह देना हर चीज में जी जिहाद कर रहे हैं, काफिरों को मार दो। अभी जो वैक्सीन बनाने जा रहे हैं कोरोना वायरस की, वो भी काफिर ही बना रहे हैं। उसको पी के जो है यहाँ पे मोमेंट ठीक होने के चक्रों में बैठे हुए। तो अभी भी आप यही समझते हैं कि यहाँ पे शिद्दत पसंदीदगी नहीं है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप शिद्दत पसंदी कहाँ नहीं है, मुझे ये बताएं। मैं आप पे ही आ जाता हूं। जब आपने ये कहा कि जी मौलवियों को सिर्फ मस्जिद में रहना चाहिए, कुरान हदीस सीखनी चाहिए, ये उनको नहीं हक होना चाहिए, ये क्या है? ये नहीं क्या चीज थी? नहीं नहीं, ये जरा सुन लेना, मुझे बात करने दें अभी। आप ये क्या बिहेवियर था? आप क्यों सजेस्ट करेंगी किसी को कि तुम ये करो? आप बड़े, हम बड़े इस वक्त प्रोग्रेसिव और लिबरल बन के बात कर रहे हैं ना जी, बड़े हम जी इस वक्त ही जुल्म हो रहे हैं, तो ये हो गया, तो फलां हो गया, तो हम कसूरवार हैं। मैं समझ रहा हूं, अच्छी बात है, बात 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 होनी चाहिए, जितनी ज्यादा बात हो अच्छा है। मुझे ये बता दे, क्या पूरी दुनिया में ऐसे लेबलिंग होती है, मुसलमानों के साथ ज्यादतियां होती हैं? और मेरा अपना एक जाती राय, मेरी जाती राय ये है कि कोई बंदा भी जो है ना जी, वो कसूरवार आप खुद हैं। उसकी वजह ये है, कसूरवार आप इसलिए हैं कि अगर कोई आपके बारे में डिजाइन तैयार करे तो आपका काम है कि आप उन चीजों से बचें। अगर आप नहीं बच रहे तो मुसलमानों, तो आपकी गलती है। मुसलमान क्या कर रहे हैं? मुसलमानों ने अगर नई पढ़ाई की, नई नोबेल प्राइज लिए, नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की की, तो आज खा रहे हैं ना हम, जो फिर मगरब जो हमें देता है हम ले लेते हैं। तो अगर की होती तो हम भी अच्छे होते। सो ये तो महसूस हुआ हो रहा है, मुसलमानों को महसूस हो रहा है अब ये कि भाई ये तो गलत बात हो गई हमसे, ये तो नहीं होनी चाहिए थी। सो लेकिन हम बहुत लेट हैं। तो ये मेरा ख्याल है, जवाल और अरूज चलते रहते हैं। एक वक्त था मुसलमानों ने बड़ी तरक्की की, मुसलमानों ने बड़ा पढ़ा लिखा, हमारे बड़े फिलोसोफर्स, बड़े मेडिकल के लोग, इब्ने सीना, हम क्या क्या नाम लेते हैं भाई, नहीं कंटिन्यूटी रह सकी, हालात नहीं रहे वो। आज के मॉडर्न जमाने में भाई गोरा आगे निकल गया, अच्छी बात है, उसने मेहनत की भाई, जिसने भी मेहनत की वो आगे निकले, गोरा हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इसमें कौन सी बात है? इंटेलेक्ट जो है वो किसी की मिराज तो नहीं है, अकल किसी की मिराज तो नहीं है। ये तो हमें 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 देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा, हमें ये जो लेबलिंग है, लेबलिंग नहीं होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन आपको पता है कि इंतहा पसंदी तो है ना, फिर यहां पे इंतहा पसंदी आ जाती है कि आप किसी के बारे में ये कि जिसको कैटेगराइज कर दे, कैटेगराइजेशन कर देना, लेबलिंग कर देना। मेरा ख्याल है ये ओवरऑल ये नहीं, ये और एक बात बताऊं, ये हर सोसाइटी में ऐसे ही है। मुझे दुनिया की कोई ऐसी सोसाइटी बता दे जहां पे लेबलिंग नहीं है। और किस किस्म की लेबलिंग की बात करेंगे? हमारे यहां मजहबी लेबलिंग आ जाती है। अब अमेरिका की बात कर रहे थे, वहां किस किस्म की लेबलिंग है? वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेबलिंग है। बंदे ही नहीं समझते उनको, बंदा ही ना समझना। ये तो मैं कहता हूं, इससे देखिए, एक होता है बंदा समझना, बंदे के बाद समझना जी इस्लाम है, कुरान है, ईसाइयत है, क्या है, वो तो बंदे नहीं समझते उन्होंने। वो जिस तरह बेचारे ईसाई वो कालों के साथ होता है वहां पे, तो मतलब दैट इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारे भी डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, हम भी करते हैं। हम यहाँ पे खवातीन को नहीं डिस्क्रिमिनेट करते। ये जो मी टू मूवमेंट क्या थी, जो से खवातीन के साथ ज्यादती, बेसिकली तो चलो अमेरिका से चली, लेकिन यहाँ पे हम नहीं समझते कि खवातीन को पेमेंट कम दो यार, ये तो कर लेंगी। खैर, डिस्क्रिमिनेशन की बड़ी शक्लें हैं, लेकिन मजहबी डिस्क्रिमिनेशन भी है। ये जो इक्वल पेमेंट ना होना, मर्दों को ज्यादा मिल जाती है जी क्योंकि मर्द हैं वो, जैसे वो कहते हैं ना कि वो, एक दफा मैंने उसकी एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी माधुरी की, उसने कहा जी कि वो एक कहा जाता है कि
बच्चा रो रहा था, बेटा रो रहा था, उसने कहा ले मुंडे तो नहीं रोते। तो भाई भाई ये क्या बात हुई, क्यों ये इस तरह क्यों कहा गया लड़के नहीं रोते? ठीक है, तो आपने ये जो हमने विद इन द सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना मर्दों और लड़कियों के दरमियान, लड़के और लड़कियों के दरमियान, नहीं जी लड़के तगड़े हैं, लड़कियों की तो खैर है भाई, लड़कियां भी उतनी पावरफुल होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, उनको भी वही मिलना चाहिए जो लड़कों को मिलना चाहिए, उनको भी वैसे स्ट्रांग होना चाहिए। सो मेरा ख्याल ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेबलिंग है, जो टारगेट किया जाता है ये है और ये रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके वजीर आजमों को टारगेट किया गया, आपके सदर को टारगेट किया गया, आपके मिलिट्री के लोगों को टारगेट किया गया। ठीक है जी, जब ये हमारे आर्मी चीफ इस वक्त मौजूद है, इनके ऊपर नहीं था इल्जाम लग गए, तो देखिए कितनी बुरी बात। हालांकि मेरे सुनने में आया कि ब्रिगेडियर से ऊपर मतलब किस तरह की इनको सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। सो द पॉइंट इज कि ये जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। वो जो और वो भी प्रोपेगेंडा किया गया, बेसिकली फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा था, हमारी अदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा था। आपको पता है हमारे इंडिया तो हमारे अदारे को कंट्रोवर्शियल करने के लिए तैयार बैठा हुआ कि इनको कंट्रोवर्शियल कर दो, उनको पता है इनकी स्ट्रेंथ फौज है, जिनकी स्ट्रेंथ फौज है, जिसने सारे मुल्क को इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिसने अदारों को इकट्ठा करके रखा है, जिसने हमें जंग से बचाया, जिसने हमें शाम और इराक बनने से बचाया, उसको टारगेट करो, उसको भी टारगेट कर दे। सो ये डिस्क्रिमिनेशन रहेगी। ये छोटे से छोटे बंदे की, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर डिस्क्रिमिनेशन में आ सकता है, उसके साथ लेबलिंग हो सकती है, और मैं और आप तो कुछ चीज ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। फकर आपने कुछ ऐड करना है चीमा साहब की बात पे? जी बिल्कुल इनकी बिल्कुल सही बात है कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी उसमें नहीं होनी चाहिए, रिलीजन के बेस पे नहीं होनी चाहिए, जेंडर बेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब खवातीन को भी वही मौके मिलने चाहिए जो अगर एज ए मेल मुझे है या चीमा साहब को है। दूसरी इन्होंने बात की कि लेबलिंग, अब जो इन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब की बात की, उसके ऊपर ये इल्जाम किसने लगाया? यही जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने ये बात की थी। ये आपने और मैंने नहीं की थी, बल्कि ना हमें इस चीज की जरूरत है, हमें नहीं इससे कोई कंसर्न है कि यार ये कोई इस तरह का है या कोई इस तरह का है, ये अहमदी है, ये नहीं है, ये अच्छा मुसलमान है, ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई ये वो है, और हमें करना भी नहीं चाहिए। वो चीज एज ए रिलीजन भी हमें अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाहिए कि यार जिस तरह भी कुछ दिन पहले क्या नाम है इनका, रोहित हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन है मुफ्ती मुनीफ साहब, जिन्होंने फवाद चौधरी के बारे में कहा कि भाई इसने कितने रोजे रखे और कितनी नमाजें पढ़ी, कौन ये बात कर रहा होता है? यही बात हमारे सोसाइटी को खराब कर रही होती है कि आपका आर्मी चीफ इससे नहीं बच सकता, तो मेरे जैसे आम बंदा इससे कैसे बच सकता है? मैं कैसे बात कर सकता हूं? अगर आप सिर्फ ये बात करने की यार ये अहमदिया के साथ ये जुल्म है, वो दस्ती फतवा जारी करेंगे वाजिबुल कत्ल, यार ये कोई तरीका नहीं, सोसाइटी इस तरह नहीं चलती। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका, बिल्कुल आपकी बात 110% सही है, शायद साउथ एशिया में ये सबसे ज्यादा होता है, अफगानिस्तान में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, हिंदुस्तान में शायद हमसे ज्यादा होता है क्योंकि हमसे पॉपुलेशन भी बड़ी और मुल्क भी बड़ा है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने आप को मुसलमान कहते हो तो मुसलमानों के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है एज ए रिलीजन, क्योंकि हमारा रिलीजन हमें टीच क्या करता है वो असल मैटर है। तो इस तरह के लोगों के ऊपर, मशाल खान को मारा गया, 60 लोग पकड़े गए, कितनों को सजा हुई है उसमें से? यकीन करें इस वक्त हरिपुर जेल में सिर्फ 3 लोग बंद हैं, बाकी सब नहीं। और उनको जिस वक्त वो मर्दान इंटरचेंज पे उतर रहे थे, तो यही रिलीजियस लोगों के मतलब रिलीजियस पार्टी के यूआईएफए के 2-3 एक्स एमएनए और 2 एमपीएस वो इस्तिकबाल के लिए आए थे। उन्होंने बाकायदा एक मोब लेके आए हुए थे और उनको फूलों के हार। मुझे ये बताएं कि इस चीज को आप रोक सकेंगे? जो कल लिंचिंग हुई क्वेटा में, इस जब तक क्यों वजह ये होती है, लाजमी सी बात है, हम तीनों, हम एक जिसे कहते हैं कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हम कोई मतलब अक्ल कुल है और या कोई हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है और हमने नहीं, लेकिन हम अगर बात करते हैं तो हमें ये राइट है, ये भी तो बात करते हैं मेंबरों पे बैठ के, हर किस्म की चीजों को डिस्कस करते हैं। औरत को ये डिस्कस करते हैं कि फलां औरत ने इस तरह की ड्रेसिंग की थी, फलां, अगर ये डिस्कस करते हैं, उनका ये काम नहीं है, उनका ये काम बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बीवी या मेरा कोई और जिस तरह की ड्रेसिंग करता है, बेशक मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। किसी मौलाना साहब को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि यार उसने जीन्स क्यों पहनी है या उसने शटलकॉक पहना है या नहीं पहना, दोनों को करना चाहिए। अगर जो कोई शटलकॉक पहन के फिर रही है, उसको भी हमें कोई उंगली उस पर भी नहीं फिंगरिंग नहीं करनी चाहिए कि यार हम मतलब फिंगर पॉइंट करें कि भाई इसने शटलकॉक क्यों पहनी, ये तो मॉडर्न नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन अगर कोई जीन्स पहन के कोई खातून फिर रही है अपने ऑफिस या जो भी जिस तरीके से भी कर रही, तो उसको भी हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए, तब जाके हमारी सोसाइटी में से ये चीजें होंगी। और ये वाली एक्सट्रीमिज्म जो हमने एक आसान चीज निकाली हुई है कि गुस्ताखी कर ली, गुस्ताखी रसूल आ गया, यार मतलब उस रसूल की जो मतलब एक ऐसी हस्ती है कि जिसे कहते हैं कि सारी दुनिया के लिए अल्लाह कहते हैं कि मैंने रहमत बनाकर भेजा है, उसके ऊपर हम एक दूसरे को यहाँ पे मारे। सिर्फ बात सलमान तासीर, मशाल खान या इस तरह के लोगों की नहीं है, ये एक सिलसिला है। और दूसरी चीज, चीमा साहब ने बात की कि ये सारी दुनिया, लेकिन इस तरह की लिंचिंग मुझे ये बता दे किसी और 58 इस्लामिक ममालिक हैं, किसी और में होती है? तुर्की हमसे अच्छा इस्लामी मुल्क नहीं है। कोई जो मर्जी किसी को पब में जाना है वो पब में जाता है, मसाजिद इतनी खूबसूरत है कि बंदा नमाज के लिए जाता है तो दिल नहीं करता बाहर निकलने को। दुबई में कुछ अय्याशी नहीं है, लेकिन उनकी मसाजिद में यकीन करें जो मजा वहां नमाज पढ़ने का आता है, हमारे यहाँ मसाजिद में जाओ वॉशरूम की क्या हालत की होती है। इस इस्लामाबाद की मसाजिद की बात कर रहा हूँ, किसी छोटे शहर की बात नहीं कर रहा। कितना मतलब गलाजत होती है वहां पर। जिस चीज को निस्फ ईमान कहा गया है, वहां पे मस्जिद में हम जाते हैं उसकी वॉशरूम्स को हम साफ नहीं करते। इन चीजों को यकीन करें, जब तक हम इनसे नहीं निकलेंगे, बिल्कुल हमने ये नहीं करना। हमने अपनी फौज को भी स्ट्रेंथन करना है, सपोर्ट करनी है, हमने अपने इदारों को भी सपोर्ट करनी है, अपने सोसाइटी को भी सपोर्ट करनी है। लेकिन जहां पे हम गलत करते हैं, किसी हद तक उसके ऊपर हमें बात करने की थोड़ी सी हौसला हम रखें, और जो सुनने वाले हैं वो भी हौसला रखें। ये नहीं कि मतलब चीमा साहब ने भाई ये फला बात क्यों की। भाई चीमा साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा 100% उनका भी होगा। उनका बिल्कुल अपना जहन दिमाग मतलब स्टडी है, पढ़ते हैं, अपना होगा, आपका अपना होगा, मेरा अपना होगा, फर्क होता है। तो इस चीज को हमें थोड़ी सी सोसाइटी में समझने की जरूरत है। और इसी तरह से जैसे मैं बीच में कह भी रही थी कि जुनैद हफीज का केस भी जो है वो भी मौजूद है हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे, कि पिछले 6-7 साल से उनको जेल में बंद किया हुआ है, बल्कि किसी अदालत ने कहीं उनको कोई सजा भी शायद सुना दी है फांसी की। तो वो हमारे यहाँ बहुत आम है कि हम किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के जी इसने बड़ी मजहब की तौहीन की है, और हम उसको इस तरीके से छोड़ देते हैं मरने के लिए, और खुद हमारा अपना है कि हम जिसके मजहब को जो कहते रहे। बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। फखर आपका भी। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू।